Hello and welcome to Triple S classes. A very warm welcome to all of you. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कि कैसे क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके, टैकल किया जा सके। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरी फेमस क्योटो प्रोटोकॉल। जितनी भी ये रेंज कंट्रीज़ थी, यूएनएफसीसी की जितनी भी पार्टीज़ थी, उन्होंने एक मीटिंग की 1997 में इन क्योटो, जापान। क्योटो एक शहर है जापान में। वहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया दिस क्योटो प्रोटोकॉल। उन्होंने एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया, एक एक अकॉर्ड अडॉप्ट किया जिसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद 1997 के बाद 2001 में मैराकेश एक जगह है मोरक्को में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, सेवन्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई 2001 में। उन्होंने वहाँ पे इस क्योटो प्रोटोकॉल को लेके डिटेल्ड रूल्स, डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की रेंज कंट्रीज़ को कि क्या कुछ स्टेप्स, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं। जितनी भी रेंज कंट्रीज़ हैं, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, उनके लिए गाइडलाइंस फ्रेम किए गए, रूल्स फ्रेम किए गए जो उनको नेशनल लेवल पे अडॉप्ट करने थे। तो 4 साल बाद 2005 इन ऑन 16th of Feb 2005 this Kyoto Protocol formally entered into force, right? एंड जो रूल्स इसके लिए फ्रेम किए गए थे, गाइडलाइंस फ्रेम किए गए थे एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7 इन 2001 एट मोरक्को मैराकेश, उसको नाम दिया गया मैराकेश अकॉर्ड्स। तो पहला जो पीरियड था, पहला जो कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ वो था फ्रॉम 2008 से ये स्टार्ट हुआ एंड 2012 तक ये चला। इसमें क्या था, जितनी भी कंट्रीज़ सिग्नेटरीज थी टू दिस प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, उनको 5% तक, अगर हम 1990 लेवल की बात करें, उसको बेस रखा गया। 1990 में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही थी उसको बेस बनाया गया एंड उसको एज कंपेयर टू दिस पीरियड 5% तक लेना था, रिड्यूस करना था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। क्योंकि अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, अगर हम ठीक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के को लेंगे, अबाउट 150 ईयर्स तक जितना भी ये ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा था फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज, फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी डेवलप्ड कंट्रीज़। क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ में लाइक यूएसए, ब्रिटेन, इन्हीं कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, तो वहीं से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा एमिट हो रही थी। वही कारण था कि हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में हो रही थी, ऐड हो रही थी ये ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा बर्डन भी जो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल से सबसे ज़्यादा बर्डन भी, हैवियर बर्डन वाज ऑन दीज डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल थी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेके। तो एक प्रिंसिपल के अंडर इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको उनके ऊपर प्लेस की गई एंड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एम तो कॉमन था, मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करना था, बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़ पे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही थी एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके उनके ऊपर थोड़ी कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये गाइडलाइंस फ्रेम की गई ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। 2010 में एक एस्टिमेशन किया गया कि अगर ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता तो 1990 से लेके अगर हम कंपेयर करते 2010 में, व्हेन नो सच प्रोटोकॉल एग्जिस्ट्स, तो CO2 एमिशंस कितने इंक्रीज होते,
अबाउट 24%। एंड उसके बाद जैसे ही इस प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया गया, उसके बाद जब देखेंगे कि 2010 में कितना ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हुआ है, तो वो हुआ था अबाउट 5.2%। यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी कि 2008 से 2012 तक 5% इसको ले आना था, वो इन कंट्रीज़ ने, वो इन पार्टीज़ ने अडॉप्ट की थी, वो इन पार्टीज़ ने अचीव किया था इन 2010, राइट। एंड अब जो पार्टीज़ है, जो सिग्नेटरीज है टू दिस क्योटो प्रोटोकॉल, इनको क्लासिफाई किया गया एज एनेक्स 1 कंट्रीज। पहले हम देखेंगे क्या है एनेक्स 1 पार्टीज। ये वो पार्टीज है टू द UNFCC, टू द सिग्ने, ये वो सिग्नेटरीज है इस कन्वेंशन के, इस प्रोटोकॉल के जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन वो इकोनॉमीज थी, वो कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। उस टाइम पे जितनी भी सोवियत यूनियन के अंडर कॉलोनीज थी, उनको रखा गया इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। एंड ईस्टर्न यूरोप को भी इसमें इंक्लूड किया गया इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। एनेक्स 1 में डेवलप्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन वायर दिस सोवियत इकोनॉमीज ऑफ रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। अब जो दूसरी कैटेगरी थी जो यूरोपियन यूनियन उस टाइम का था, यूरोपियन यूनियन भी एनेक्स 1 में आता था। एंड अगर हम एनेक्स 2 की बात करें, एनेक्स 2 में जितनी भी OECD कंट्रीज थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जितने भी इसमें नियर अबाउट 38 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, उनको रखा गया एनेक्स 2 में। लाइक अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ को रखा गया एनेक्स 2 कैटेगरी में। एंड इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितनी भी इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, जो जिनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया जा रहा है, उनको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस कर पाए, ये इनको क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाए। एंड दूसरी ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डेवलपमेंट को भी अंजाम दिया जा सके। कहाँ? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशंस में इनको किनको रेस्पॉन्सिबल रखा गया? OECD कंट्रीज़ को रेस्पॉन्सिबल रखा गया कि आपको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, किनको? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन को। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन अंडर दिस प्रोटोकॉल, इनको क्लासिफाई किया गया एज एनेक्स बी पार्टीज। एनेक्स बी में वो कंट्रीज थी जो कि एनेक्स 1 पार्टीज थी, जो कि डेवलप्ड पार्टीज थी। एंड इनको फर्स्ट राउंड में रखा गया, जो कि 2008 से 2012 तक चला। जितने भी कंट्रीज रखी गई, जितने भी कंट्रीज को टारगेट रखा गया कि आपको 5% तक ग्रीन हाउस गैसेस को ले आना है, रिड्यूस करना है, इनको रखा गया एनेक्स बी पार्टीज, जो कि रेस्पॉन्सिबल थी फॉर फर्स्ट राउंड। एक और कैटेगरीज थी, दे वर नॉन एनेक्स कंट्रीज। नॉन एनेक्स कंट्रीज, अब अगर हम देखेंगे जो UNFCC, उसमें खाली डेवलप्ड या OECD कंट्रीज ही नहीं थी इसके मेंबर्स। अब इसके जो सिग्नेटरीज थे, जो UNFCC के हिस्से थे, वो थे देज वर लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज भी इसका हिस्सा थी। तो जो लो इनकम डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको रखा गया एज नॉन एनेक्स 1, राइट। एंड जिनके ऊपर सबसे कम रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी, वो थी अबाउट 49 कंट्रीज थी ये, इनको क्लासिफाई किया गया एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इनमें सबसे कम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा था उस टाइम पे, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कम ही डाली गई कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। अगर हम देखेंगे एनेक्स 1 कंट्रीज़ को, जितनी भी ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनको रेगुलरली रिपोर्ट करना था कि अबाउट देयर क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़, अबाउट द मेजर्स, अबाउट द लॉज जो ये पास कर रहे हैं, जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनको रेगुलरली ये रिपोर्ट करना था UNFCC के आगे हर साल, जो कि
इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही थी, वहाँ पे उनको एनुअल रेगुलर रिपोर्ट्स इनको सबमिट करने पड़ते थे कि क्लाइमेट चेंज को लेके क्या क्या पॉलिसीज़ ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से लॉज इन्होंने पास किए हैं एंड क्या असर हो रहा है, क्या कुछ असर दिख रहा है इन लॉज का, इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ का इन रेंज कंट्रीज़ में, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो जितनी भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ थी इनको भी एनुअली, अगर हम देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ को, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको एनुअली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। एंड अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ की बात करें, इनको भी क्लाइमेट चेंज को लेके या मिटिगेशन एडाप्टेशन को लेके जितने भी ये लॉज, जितने भी पॉलिसीज़ ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपने रेंज कंट्रीज़ में, उनको भी ये फॉलो करना पड़ता था, उनको भी सबमिट करना पड़ता था अपने रिपोर्ट्स, लेकिन रेगुलरली नहीं, इरेगुलरली कभी कभार इनको भी रिपोर्ट सबमिट करने पड़ रहे थे इन दीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। उसके चलते जैसे ही ये सब गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए क्योटो प्रोटोकॉल में क्लाइमेट चेंज को लेके, वहीं पे कुछ मैकेनिज्म्स भी डेवलप किए गए थे, फ्रेम किए गए थे। क्या कुछ मैकेनिज्म्स है, मेनली इसमें जो मैकेनिज्म्स है उनमें आता है एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के, जिनकी वजह से इन मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करके कैसे एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं इन मैकेनिज्म्स से। ये मैकेनिज्म्स जो थे ये भी फ्रेम किए गए क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही। इन मैकेनिज्म्स को कहा जाता है फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स। वाई, वो भी हम देखेंगे क्यों। अगर हम एमिशन ट्रेडिंग की बात करें, एमिशन ट्रेडिंग में क्या था, ये जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस थी इनको मेजर किया जा सकता था, उसके लिए यूनिट्स फ्रेम किए गए, वो थे क्योटो यूनिट्स। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस CO2 को इनको मेजर किया जा सकता था क्योटो यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलप्ड कंट्री थी USA, फॉर एग्जांपल अगर इनको इमिट करने थे सपोज 30,000 क्योटो यूनिट्स, एंड इनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40,000 क्योटो यूनिट्स ये इमिट कर रही थी, तो अगर ये क्या कर सकती थी, ये अब डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इनकम्स यहाँ पे आके अगर हम देखें तो यहाँ पे कम ही इमिट कर रही थी, ये इनसे ये बाय कर सकती थी, इनसे ये बाय करके अपने इस टारगेट को अचीव कर सकती थी। फॉर एग्जांपल अगर ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश, कोई अगर यहाँ पे बांग्लादेश में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर ये 10,000 एमिशंस 10,000 क्योटो यूनिट्स कम इमिट कर रही थी, तो ये सेल कर पाएंगी USA को। दिस इज एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। दूसरा था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है, इसमें क्या है, जो भी Annex 1 कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो कि क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे या कम ही कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कोई सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी को जहां हार्नेस किया जा सके, ये एक मैकेनिज्म है जहां पे जो Annex 1 कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, ये दूसरी डेवलप्ड कंट्री में जाके उनको बोल सकती हैं कि आप एक काम करो, हम साथ में एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे सोलर पैनल्स को हम ला के सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करके हार्नेस करके हम अपनी फैक्ट्रीज में एज फ्यूल, एज एनर्जी दे सके अपनी कंट्रीज़ में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं। तो ये था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना जहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस इमिट ना हो। ये Annex 1 एंड Annex 1 आपस में कर सकते थे। तीसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स में जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो मीट नहीं कर पाती थी अपनी टारगेट्स को लेके, अगर ये एक्सेस में अपने एमिशंस कर रहे थे, इनकी फैक्ट्री से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही थी एज कम्पेयर टू देयर टारगेट्स, ये अब नॉन एनेक्स कंट्रीज, दैट इज
दिस डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स अपना इम्प्लीमेंट करके, लाइक किसी फॉरेस्ट कम्युनिटी को टेक्निकली या फाइनेंशियली सपोर्ट करके, जिससे क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस कर सकें। उन प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्टमेंट करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। कहाँ पे हो सकता है? डेवलप्ड कंट्री जब इन्वेस्ट करे उन प्रोजेक्ट्स में, कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। अनदर मैकेनिज्म इज सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस। ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे इनके इमिशंस कम है, ये क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर इनको 30,000 क्योटो यूनिट्स इनको टारगेट दिया गया है एंड ये खाली 20,000 ही इनकी फैक्ट्री से इमिट हो रहा है, ये 10,000 को बाज़ाबिता तौर एक सर्टिफिकेट के तौर पे दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे इमिशन ज़्यादा हो रहे हैं उनको ये सेल कर सकते हैं। दिस इज़ सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस। उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। 2012 दिसंबर 2012 में दोहा कतर में इस क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया। इसमें क्या अमेंडमेंट्स किए गए? एक तो जितनी भी ये एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं इनको नए कमिटमेंट्स इनको दिए गए कि आपको अब नए कमिटमेंट्स दिए जाएंगे, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी रेंज कंट्रीज़ में। एंड जो दूसरा पीरियड था वो चला जनवरी 2013 टू दिसंबर 2020। इसी अमेंडमेंट में अब ये भी इंक्लूड किया गया कि जितनी भी ये रेंज कंट्रीज़ हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी सिग्नेटरीज है टू दिस क्योटो प्रोटोकॉल, उनको एक रिवाइज्ड लिस्ट के तहत उनको जितने भी उनके कंट्रीज़ में नए नए ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही है उनको रिपोर्ट करना था ड्यूरिंग दिस सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। एंड तीसरा पॉइंट इसमें ये रखा गया इस अमेंडमेंट के चलते कि जितने भी आर्टिकल्स थे पिछले अमेंडमेंट में, फर्स्ट टाइम पीरियड में, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में जितने भी आर्टिकल्स हैं जिन पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, जिनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया रेंज कंट्रीज़ में, अब उनको उन्हीं आर्टिकल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके अपडेट करके सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में उसको इम्प्लीमेंट करना था। ये अमेंडमेंट हुआ दोहा में इन 2012। एंड अगर हम देखें ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट रहा है क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से। बहुत हद तक ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को स्टेबलाइज किया गया, इनके इमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है आगे भी, एंड हुआ भी है। इनकी वजह से काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का कम हुआ है। ये सब देखने को मिला है, एक माइलस्टोन अचीवमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से ही। एंड आगे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ये क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को लेके। उसके बाद फर्दर रेड एक इनिशिएटिव है, इसको लिया गया। क्या है रेड इनिशिएटिव ये भी पढ़ेंगे। दिस रेड स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अगर हम बात करें क्या है ये रेड, देखिए अगर कहीं पे भी कोई फॉरेस्ट डिवेलपर है, कोई फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है सपोज, एंड ये कम्युनिटी क्या करती है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए या टिम्बर हासिल करने के लिए जो ये यूज़ करते हैं एज फ्यूल, ये क्या करते हैं रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई मैकेनिज्म, दूसरा कोई सहारा नहीं है जिससे ये अपनी ज़िंदगी चला सकें। तो इनके लिए एक ही ज़रिया है कि ये फॉरेस्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। फॉरेस्ट्स को क्लियर करने के बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एमिशंस जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनमें अगर हम कार्बन को लेंगे, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, कार्बन को ट्रैप कर लेते हैं ट्रीज एंड स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में कम होते हैं। जैसे ही कटिंग हुई ऑफ दीज फॉरेस्ट्स, डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ, डिफॉरेस्ट्रेशन के चलते इमिशंस इंक्रीज हुए, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हुई, एंड दूसरी तरफ से फॉरेस्ट्स की डिग्रेडेशन हुई, क्योंकि जितने भी बायोटिक कम्युनिटीज़ यहाँ पे थी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ,
सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, अल्टीमेटली दिस इज फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एंड रेड प्रोग्राम के चलते हुए इन दोनों को टारगेट किया गया, एक तो डिफॉरेस्टेशन को भी टारगेट किया गया एंड दूसरा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को भी टारगेट किया गया थ्रू दिस रेड प्रोग्राम, राइट। क्या है रेड प्रोग्राम? रेड प्रोग्राम में वो सारे स्टेप्स लिए गए, वो सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि इन फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ को मार्केट या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सकें, जिससे क्या होगा, एक तो डिफॉरेस्टेशन कम होगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज दिस रेड प्रोग्राम। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन इससे क्या हुआ, दूसरे बेनिफिट्स क्या देखने को मिले, इसके दूसरे साइड में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हुआ एंड पॉवर्टी एलिवेशन भी हुआ। कैसे हुआ, देखिए अगर हम देखेंगे एक फॉरेस्ट में अगर हम कोई भी फूड वेब, कोई भी फूड चेन लेते हैं, अगर एक फूड वेब में, फूड चेन में अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही देखेंगे, उस पर डिपेंडेंट होती है रेस्ट ऑफ द फूड चेन। अगर एक भी स्पीसीज डिस्टर्ब हो जाती है तो बाकी सारी फूड चेन जो है वो एंटायरली डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही कोई फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर लेती थी, उससे क्या हो रहा था, जितने भी हर्बिवोर्स थे उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही थी। जैसे ही डिक्लाइन हो रही थी, दैट इज़ जो टॉप कार्निवोर्स थे लाइक टाइगर, लाइक लायन, उनकी भी पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही थी, वो भी या तो माइग्रेशन कर रहे थे या फिर उनकी डेथ हो जाती थी। दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था थ्रू दिस रेड प्रोग्राम। जैसे ही फॉरेस्ट को बचाया गया, रथलेस कटिंग को बचाया गया, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी देखने को मिला एंड दूसरी तरफ से पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम का भी ये काम किया इसने, रेड प्रोग्राम ने। कैसे, देखिए जैसे ही कोई फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट पे, वो क्या करते हैं, वो यहाँ से टिम्बर लेते हैं, फिर उसी को एज फ्यूल यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या बाकी सारे कामों में, बाकी सारे वर्क्स में इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस, जिससे गैसेज इमिट होते हैं लाइक मीथेन, कार्बन, उससे क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ प्रिवेल होती है इस कम्युनिटी में। तो इनको इंसेंटिवाइज करके, इनको नए नए टेक्निक्स प्रोवाइड करके, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन का भी काम किया इसने, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम बीमारियाँ हो सकती थी, बहुत, यानी कि इन लोगों को बचाया जा सकता था थ्रू दिस रेड प्रोग्राम कि इनमें बीमारी कम फैल सके, राइट। अब देखेंगे, देखिए ये जो ये रेड प्रोग्राम है, अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते थे। रेड एक्टिविटीज़ और अंडरटेकन बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स इसमें पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। जो जितने भी डोमिनेंट एनजीओज है वो इसका पार्ट ले सकते हैं। एंड दिस इन नटशल दिस एक्टिविटीज़ विल बी टेकन बाय दिस ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशंस, या प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें हिस्सा ले सकता है। एंड वर्ल्ड बैंक या यूएन की तरफ से हमेशा इस पे ताकीद होती है कि आप रेड प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है थ्रू दिस दीज टू पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड यूएन। अब ये जो रेड प्रोग्राम है, एक तरह से ये एक ऑफसेट है, कार्बन ऑफसेट है, एक एसेट की तरह ये काम करता है इन रेंज कंट्रीज़ में जहाँ पे रेड प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कैसे, जैसे ही रेड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट होने के बाद, रेड प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट होने के बाद बेनिफिट क्या है कि ये जो फॉरेस्ट्स है उनकी रथलेस कटिंग को रोका जा सकता है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है, जिससे क्या होगा कि जितने भी जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी एनहेंस होती है फॉरेस्ट्स की, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद जितनी भी रेंज कंट्रीज़ हैं, अब उनके पास क्या है, उनके पास कार्बन क्रेडिट बच जाता है, उनके पास क्योटो यूनिट्स बच जाते हैं जो वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। एंड एज एसेट ये काम करता है ये रेड प्रोग्राम इन रेंज कंट्रीज़ में। उसके बाद इसको एनहेंस और किया गया, फर्दर इनिशिएटिव लिया गया रेड प्रोग्राम। ये रेड प्रोग्राम जो है ये खाली यहीं तक महदूद नहीं था,
डिफॉरेस्टेशन को चेक करना या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को, बल्कि इसमें कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा गया एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है फॉरेस्ट्स का, ये गाइडलाइंस रूल्स प्रोवाइड किए गए थ्रू दिस रेड प्रोग्राम, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करता है, किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स, एंड जिससे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को एनहेंस किया जा सकता है, जो एक बफर का यूज़ का काम करेगा एंड रेंज कंट्रीज़ को कार्बन ट्रेडिंग में फ़ायदा देगा। दिस इज़ दिस रेड प्रोग्राम। होप दैट आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे आपके आने वाले एग्जाम्स में। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्योटो प्रोटोकॉल। होप दैट आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।